विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बीएससी तृतीय वर्ष का जो आपका केमिस्ट्री का माइनर या फिर आपका इलेक्टिव का जो पेपर है, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल और औषधीय रसायन, यानी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री बीएससी तृतीय वर्ष का केमिस्ट्री का जो पेपर है। मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार यूनिट नंबर 5 जो दी हुई उसका नाम है एंटी फंगल एंड नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कवकरोधी और गैर स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं। इसमें हम 3 से 4 अलग अलग पोर्शंस को देख रहे हैं। पहला एंटी फंगल, फिर मलेरिया रोधी यानी एंटी मलेरियर, और उसके बाद आएगा नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी फंगल, पॉलिन्स, एंटी बैक्टीरियल, सिप्रोफ्लॉक्सिन, नारफ्लॉक्सिन और एंटीवायरल एसाइक्लोवीर। इन सब के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 5 का ये पहला वीडियो लेक्चर है। तो यूनिट नंबर 5 के 3 वीडियो लेक्चर आपको पढ़ना होंगे। पहला वीडियो लेक्चर जिसकी लेंथ लगभग 20 से 25 मिनट के लगभग है, हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज़ फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? तो फंगल इन्फेक्शन अलग अलग प्रकार के कवक यानी फंगी या फिर माइकोसिस से होता है। फंगल इन्फेक्शन में मनुष्य के में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं जो निर्भर करते हैं कि किस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है और किस अंग को प्रभावित करता है। फंगल इन्फेक्शन फंगस द्वारा होने वाला एक संक्रमण है जो त्वचा को अपना शिकार बनाता है। फंगस त्वचा के अतिरिक्त पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन आप समझ गए होंगे कि जो स्पॉट्स स्किन पर जो क्रिएट होते हैं जिसके कारण से इचिंग होती है यानी कि खुजली होती है, उसको हम लोग फंगल इन्फेक्शन कह सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन उन चीज़ों से होता है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आई हो, जैसे कंघी, साबुन, तौलिया, कपड़े, रुमाल जैसी चीज़ों से फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि साफ सफाई में न रहने से कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी वीक इम्यूनिटी और खराब लाइफ स्टाइल एंड बैड लाइफ स्टाइल से भी फंगल इन्फेक्शन बॉडी पर अटैक कर सकता है। अब इसके लक्षण क्या है? व्हाट आर सिम्टम्स? सबसे पहला, संक्रमित हिस्से में काफ़ी खुजली होना, इचिंग इन द इन्फेक्टेड एरिया, रूखी त्वचा होना, हैविंग ए ड्राई स्किन, यदि किसी व्यक्ति की ड्राई स्किन हो जाएगी, उसकी त्वचा सूख जाती है, तो भी ये लक्षण देखने को मिलता है। प्रभावित हिस्सा लाल पड़ जाना, रेडनेस ऑफ द अफेक्टेड एरिया, छोटे छोटे दाने होना, हैविंग ए स्मॉल रेशेस, हल्की सूजन होना, माइल्ड स्वेलिंग, शरीर के अन्य हिस्सों में फंगस का फैलना और रिंग वॉर्म्स यानी कि दाद होना। यह करेक्टरिस्टिक्स है किसके? फंगल इन्फेक्शन के। अब इसके लक्षण क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स? कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम, ऊपर अभी हमने पढ़ा, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, प्रदूषण होने से, ड्यू टू पॉल्यूशन, यदि आप ज़्यादा धूल और धुएं के संपर्क में रहते हैं तो भी फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। मौसम का असर, इफेक्ट ऑफ वेदर, जो जैसे मौसम बदलता है, ठंड के बाद में यदि हम देखें तो बरसात का आना, बरसात के बाद गर्मी का आना, ऐसा जो मौसम जो चलते हैं ना, तो हम देखिए ठंड के बाद जैसे गर्मी आएगी, तो जो ठंड के बाद गर्मी आएगी तो एकदम मौसम चेंज हुआ तो उसमें आपको अटैक कर सकता है। और इसी प्रकार से गर्मी के बाद जैसे ही बरसात आएगी तो ये भी आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। गंदे और इस्तेमाल कपड़े पहनना इसके कारण भी हो सकता है। और हार्मोनल बदलाव, ड्यू टू हार्मोनल चेंज, यदि आपकी बॉडी में हार्मोनल का बदलाव होगा तो भी फंगल इन्फेक्शन से आप प्रभावित हो सकते हैं। बात आती है एंटी फंगल दवाइयाँ क्या होती हैं। तो एंटी फंगल दवाइयों का इस्तेमाल फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। फंगल संक्रमण आमतौर पर त्वचा, बाल और नाखून को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब एंटी फंगल किस प्रकार के संक्रमण का इलाज करते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो फंगल संक्रमण का इलाज आमतौर पर एंटी फंगल से किया जाता है। इनमें से रिंगवॉर्म यानी कि दाद, एथलेटिक फुट्स, नाखून में फंगस संक्रमण, वजाइनला थ्रस, ये जो डिसीज है फीमेल में होती है। कुछ प्रकार के गंभीर रूसी यानी डेंड्रफ, डेंड्रफ भी एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। और दुर्लभ मामलों में कुछ गंभीर फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो शरीर के टिश्यू के अंदर
गहराई से विकसित होते हैं। इनके इलाज के लिए अस्पताल जाने की सामान्यतः आवश्यकता होती है, जैसे कि सच एस एस्पेरोजेनेसिस जो फेफड़ों को प्रभावित करता है, फंगस मेनिंजाइटिस जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, जैसे कि आप इम्यूनिटी सिस्टम कम करने की दवाइयां ले रहे हैं, तो आपके गंभीर फंगल संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। अब बात करते हैं एंटी फंगल दवाओं के प्रकार के बारे में। एंटी फंगल दवाओं के प्रकार की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो एंटी फंगल दवाओं को कई रूपों में मौजूद होती हैं, जैसे टॉपिकल एंटी फंगल। आप सीधे अपनी त्वचा, बालों और नाखून पर क्रीम, जेल या मलहम या स्प्रे लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टॉपिकल एंटी फंगल। दूसरी होती है ओरल एंटी फंगल। ओरल एंटी फंगल यानी कि जो कैप्सूल, टैबलेट या तरल दवा के रूप में आप अपनी बॉडी के अंदर मुंह के द्वारा जिसको लेते हैं, उसको एड ओरल एंटी फंगल कहते हैं। तीसरा आता है इंट्रोवेनस एंटी फंगल। तो आपके हाथ के नस में एक इंजेक्शन दिया जाता है, जो आमतौर पर अस्पतालों में दिया जाता है। तो जो इंजेक्शन दिया जाता है वो एंट्रोवेनस एंटी फंगल के रूप में आता है। और उसके बाद आता है एंट्रावेजाइनल एंटी फंगल पेसरीज, यानी छोटी मुलायम गोलियां, जिसे जो फीमेल्स होती हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स में उपयोग कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके की एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं। फंगल संक्रमण के इलाज के लिए कुछ अन्य सामान्य दवाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे क्लोट्रिमेनाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, टर्बिनाफिन, फ्लुकोनाजोल, कीटोनाजोल और एफोटेरेसिन। ये दवाइयाँ कुछ होती हैं जो हमने यहाँ पर बताई है। एंटी फंगल दवाइयाँ काम कैसे करती है? हाउ टू वर्क एंटी फंगल मेडिसिन। फंगल कोशिकाओं को नष्ट करती है, जैसे कि कोशिकाओं को दीवारों में एक पदार्थ को प्रभावित करती है, जिससे कि फंगल कोशिकाओं के सामग्री का रिसाव हो जाता है और कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। फंगल कोशिकाएं को बढ़ाने और दोबारा विकसित होने से ये रोकती हैं। तो ये तो बात हमारी एंटी फंगल वाला पोर्शन यहाँ पर हो जाता है। अब एंटी फंगल वाले पोर्शन के बाद में सेकंड पोर्शन जो दिया हुआ था, जिसका नाम था पॉलिनेज। तो विद्यार्थियों क्या था उसका नाम? पॉलिनेज। अब हम एंटी फंगल के बाद चल रहे हैं पॉलिनेज के बारे में कि आखिरकार ये पॉलिनेज होता क्या है। तो जब हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था और जब हमने इसके टॉपिक के बारे में बात करी थी, तो हमने कहा था कि हमें उसमें अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करना होगा। तो एंटी फंगल के बाद में जो टॉपिक आया था उसका नाम था, क्या नाम था? ये दिया हुआ है, आप देखेंगे, पॉलिनेज। पॉलिनेज। अब एंटी फंगल के बाद अगला नाम आएगा पॉलिनेज, और पॉलिनेज के बारे बाद हम पढ़ेंगे एंटीबैक्टीरियल सिप्रोफ्लॉक्सिन, फिर नारफ्लॉक्सिन और एंटीवायरल एसाइक्लोवीर। इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। पॉलिनेज एंटी फंगल एजेंटों को एंटी मायोटिक एजेंट भी कहा जाता है। याद रखना विद्यार्थियों, एंटी फंगल एजेंट को एंटी मायोटिक एजेंट भी कहते हैं। पॉलिन एंटी फंगल बाइंड्स, यानी कवक कोशिका झिल्ली में मुख्य स्टेरॉल एग्रोस्टेरॉल से बंधते हैं और झिल्ली के विध्रुवण के कारण बनते हैं। इससे झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है और कोशिका मर जाती है। पॉलिनेज कवकनाशी यानी एंटीफंगल है एजेंटों का एक वर्ग है, जिसमें वर्तमान उपयोग में 2 प्राथमिक दवाएं शामिल हैं, अर्थात नेस्टेटीन और एम्फोटेरेसिन बी। ये दोनों दवाएं एग्रोस्टेरॉल्स यानी फफूंद कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक से जुड़कर और झिल्ली में छिद्र बनाकर अपना प्रभाव डालती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंतः कोशिकीय घटकों का रिसाव होता है और अंततः कोशिका लसिका होती है। आगे बात करें तो नेस्टेटीन और एम्फोटेरेसिन बी दोनों एंटीफंगल गतिविधि का एक व्यापक स्पेक्ट्रम होता है। मौखिक अवशोषण बहुत कम होता है और जब पेरेंटल उपयोग किया जाता है तो महत्वपूर्ण विषाक्तता इसके अंदर होती है। नेस्टेटीन अंतःशिरा के रूप में प्रशस्तित करने के लिए बहुत जहरीली है। इस प्रकार इसका उपयोग केवल त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली और जीआई लूमेन के फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इसी प्रकार एम्फोटेरेसिन बी को भी गंभीर जीवन घातक फंगल संक्रमण के इलाज के लिए आईवी
एंट्रोथेकल या इंट्रापेरिटोनियल मार्गों के माध्यम से या फिर एरोसेल का उपयोग करके किया जाता है। नेस्टेडिन और एम्पिड्रल बी के प्रति सेकेंडरी जो कह सकते हैं अपन रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करती है और ये बड़ी रेयर है। बात करते इन दोनों के वर्गीकरण की और इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। वर्गीकरण का पहला पार्ट है एम्फोटेरेसिन बी। यह दो यौगिकों ए एवं बी का मिश्रण है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। यह स्पिरोजेलिसिस फ्यूमिगेट्स कैनिडिडा होता है। सन 1956 में एक्टिनोमाइसिटी मृदा में रिपोर्ट किया गया था। एम्फोटेरेसिन्स और एम्फोटेरिक स्वभाव प्रजाति राइजोपस प्रजातियों और माइक्रोबैक्टीरियल लाइप्रेसी आदि के विरुद्ध प्रभावी है। यह 6.0 से लगाकर 7.5 pH क्षेत्र में अधिकतम कवकरोधी प्रभाव व्यक्त करता है। यह मिश्रण के रूप में भी उपलब्ध होता है। यह माइकोटिक कंजिकेटिव संक्रमण में भी उपयोगी है। यह कार्नियल अल्सर, फंगल एवं एंडोथेलेमेटिक संक्रमण में आईवी के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है नाइस्टेटिन। सन 1951 में हाइजेन एवं ब्राउन ने स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरेसी से प्रथम बार नाइस्टेटिन दवा पृथक किया था। यह जल में अल्पविलेयी है किंतु वाष्प, प्रकाश एवं वायु में अस्थायी है। बैक्टीरिया, वायरस एवं प्रोटोजोआ पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद आता है यह माइक्रोस्पर्म, ट्रोकोफाइटन, लेशमानिया एवं ट्रामेडोफाइट्स के विरुद्ध विशेष प्रभावी होता है। त्वचा, मुंह, हाथ, नाखून, कंजर्वेटिव्स के संक्रमण में यह प्रतिजैविक उपयोगी है और एरोसोल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है जेंटामाइसिन, एक अन्य टेंटिन फंगल रोधी प्रतिजैविकी है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस नाइटालिनसिस प्रजाति ने से सन 1958 में प्राप्त किया था, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवकरोधी है। यह आकुलर संक्रमण, आँख का संक्रमण के विरुद्ध प्रभावी है जो फ्यूसेरियम सेलानी एवं माइसेलिटिस फंगस के कारण है। विद्यार्थियों, इसके बाद में आता है जीवाणुरोधी सेप्रोफ्लॉक्सिन। सेप्रोफ्लॉक्सिन के बारे में हम पढ़ते हैं। सेप्रोफ्लॉक्सिन एक फ्लोरोक्लोविनॉन एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें हड्डी और जोड़ों में संक्रमण, अंतर पेट में संक्रमण, कुछ प्रकार के संक्रमण जैसे कि दस्त की जगह पर संक्रमण, श्वसन पथ में संक्रमण जहाँ से अपन सांस लेते उस एरिया में संक्रमण, त्वचा में संक्रमण यानी त्वचा में संक्रमण होना, टाइफाइड बुखार आना और मूत्र पथ यानी जहाँ से यूरिनल निकलता है वहाँ पर संक्रमण होना। कुछ संक्रमणों के लिए इसका उपयोग अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के अतिरिक्त किया जाता है। इसे मुंह से आँखों की बूंदों के रूप में, कान में बूंदों के रूप में या अंतशिरा के रूप में लिया जा सकता है। आम दुष्प्रभाव में मतली चलना, उल्टी और दस्त शामिल है। गंभीर दुष्प्रभाव में कंडारा टूटने, मति भ्रम होने और तंत्रिका क्षति का खतरा बढ़ जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविसी से पीड़ित लोगों में मांसपेशियों में कमजोरी बढ़ जाती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट की दर सेफ्लोस्पोरेनिया जैसे एंटीबायोटिक दवाओं में कुछ समूहों की तुलना में अधिक है, लेकिन क्लेंडामाइसिन जैसे अन्य की तुलना में कम है। अन्य जानवरों पर भी किए गए अध्ययनों में गर्भावस्था में उपयोग के संबंध में चिंताएं बढ़ाता है, मतलब गर्भावस्था में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि दवा लेने वाली कुछ महिलाओं के बच्चों में कोई समस्या नहीं पाई जाती है। स्तनपान के दौरान ये सुरक्षित प्रतीत होता है। यह गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ दूसरी पीढ़ी का
क्विनोलॉन, जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर बैक्टीरिया मर जाते हैं। स्प्रोफ्लॉक्सिन को 1980 में पेटेंट कराया गया था और 1987 में पेश किया गया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सेप्रोफ्लॉक्सिस को मानव चिकित्सा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। ये एक जेनेटिक दवा के रूप में भी उपलब्ध है। 2021 में 4 मिलियन से अधिक नुस्खों के साथ यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 141वीं सबसे अधिक निर्धारित दवा थी। आगे आते हैं इसके चिकित्सकीय उपयोग के। सेफ्लोफ्लॉक्सिन एक क्विनोलॉन एंटीबायोटिक का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में बैक्टीरिया को विकास को रोकने के लिए किया जाता है। आँखों के संक्रमण के लिए, आँख आने के लिए, कान के संक्रमण के लिए, सीने में संक्रमण के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए, यौन रूप में संक्रमित होने के लिए, त्वचा और हड्डियों में संक्रमण के लिए और मूत्र पथ यानी यूटीआई में संक्रमण के लिए। उसके बाद आता है नारफ्लॉक्सिन, इसको भी आपको पढ़ना अनिवार्य है। नारफ्लॉक्सिस एक फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंटीबायोटिक है। यह शरीर में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ता है। इस दवा का उपयोग प्रोस्टेट और मूत्र पथ यानी मूत्राशय और गुर्दे के विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। गोनेरेनिया के इलाज के लिए नॉरफ्लॉक्सिस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यह डीएनए गायरेस एंजाइम को अवरुद्ध करने का काम करता है, जो बैक्टीरिया डीएनए के उत्पाद और मरम्मत के लिए भी जिम्मेदार होता है। डीएनए गायरेस के अवरुद्ध होने से बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है, जो संक्रमण को बिगड़ने से रोकेगा। नारफ्लॉक्सिस गोलियों का उपयोग संक्रमण के उपचार में भी किया जाता है, जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे एंटेरोकोकस फैकेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और प्रोटिस वुल्गेरिया के कारण होता है। अब इसका उपयोग क्या है नॉरफ्लॉक्सिस का? इसका उपयोग जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, गोनेरिया के इलाज के लिए, गुर्दे और मूत्राशय में होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए। नॉरफ्लॉक्सिस के साइड इफेक्ट क्या है? तो सिर दर्द, चक्कर आना, पेट दर्द, दस्त, कब्ज, सांस में तकलीफ, सांस लेने में दिक्कत होना और बुखार। एलर्जी प्रतिक्रियाओं के विभिन्न लक्षण जैसे दाने, पित्ती, खुजली, घबराहट, गले में जकड़न, मुंह, चेहरे, होठ और गले में सूजन, अग्नाशय की समरूपता जैसे अग्नाशय, पेट दर्द और पेट खराब होना, किडनी की समस्या जैसे यूरिन पास करने में दिक्कत होना, यूरिन में ब्लड आना और असामान्य वजन बढ़ना। ये इसके साइड इफेक्ट इस टेबलेट्स के। उसके बाद आता है एंटीवायरल एसाइक्लेविर। एसाइक्लेविर एक विषाणुरोधी यानी एंटीवायरल दवाई है। यह कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगियों में विषाणुओं के कारण होने वाले रोगों को नियंत्रण करने का काम करती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स विषाणु यानी HSV, छोटी चेचक यानी चिकन पॉक्स, हर्पीस चोस्ट यानी दाद या साइटोमेगलोवायरस यानी CMV के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब इसे त्वचा पर लगाया जाता है तो एसाइक्लोविरिया को मुंह के छाले और जन्नांग पर हुए मस्सों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। IV प्रणाली के दौरान अगर एसाइक्लोविरिया के रिसाव क्षीरा यानी कि नस में होता है तो इसके कारण ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है। रोगियों को IV की जगह पर खुजली और त्वचा का नुकसान भी हो सकता है। एसाइक्लोविरा लेने वाले रोगियों के रक्त कोशिकाओं की संख्या का परीक्षण करने के लिए नियमित रूप से खून लेकर खून और पेशाब की जांच करना होगी और गुर्दों और जिगर काम कर रहे हैं या नहीं इसका भी ध्यान रखना होगा। IV एसाइक्लोविरा पाने वाले रोगियों में न्यूरोटॉक्सिसिटी के लिए मॉनिटर किया जाएगा। कंपकपी, भ्रम, उत्तेजना और ध्यान में परिवर्तन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर उन रोगियों के लिए उच्च खुराक दी जाती है या जिनके गुर्दे की समस्या होती है। एसाइक्लोविरा के साइड इफेक्ट क्या है? जी मचलना, उल्टी होना, थकान या कमजोरी, सिर दर्द होना, दस्त होना, IV की जगह पर जहाँ पर त्वचा लगाओ त्वचा में जलन होना, चक्कर आना, नींद जैसे महसूस होना, गुर्दे की संबंधी समस्या और लीवर के संबंधित समस्या। तो
तो विद्यार्थियों, ये था आपके 5th यूनिट का पहला वीडियो लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को प्रेस करें तथा क्या कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।